अध्याय 151 सिस्टम रीस्टार्ट। क्या? ये सुनकर रीमा का चेहरा तुरंत बदल गया और दिनेश ने भी अपनी भौहें सिकोड़ लीं। समूह की नज़र मुड़ी और उन्होंने वास्तव में देखा कि राज के साथ कुछ अजीब हो रहा था। राजिता पहले से ही भावनात्मक रूप से टूटने के कगार पर थी, लेकिन अपने पीछे से शब्द सुनकर उसके आंसू तुरंत रुक गए। उसने सिसकी ली और ऊपर देखा। सिर्फ अपने भाई को पूरे शरीर पर एक गहरे लाल रंग की रोशनी चमकते हुए देखने के लिए उसकी नसों में दौड़ रही थी, जिससे वह अजीब तरह से बेचैन लग रहा था। मेरे भाई को क्या हो रहा है? उसके पीछे रीमा ने उसे तेजी से पीछे खींच लिया। सावधान रहो, तुम्हारे भाई की जीवन शक्ति उमड़ रही है, तो वह मरेगा नहीं, है ना? इसका निश्चित रूप से मतलब है कि उसकी क्षमता बदल रही है। दिनेश का भाव गंभीर था। सब लोग पीछे हटो। क्यों? क्या हमें कुछ करना नहीं चाहिए? राजिता स्पष्ट रूप से चिंतित थी। हम कुछ नहीं कर सकते, दिनेश ने कहा। अभी वह शायद नहीं मरेगा, लेकिन हम निश्चित नहीं हो सकते कि वह विकसित हो रहा है या पतित। हाँ, प्रोजेश का भाव गंभीर था। उसने इस तरह की चीज पहले भी देखी थी। यहाँ दिनेश और प्रोजेश दोनों विकास स्तर के क्षमता उपयोगकर्ता थे, जिन्होंने अपनी क्षमताओं को विकसित करने में पहला सच्चा कदम उठाया था। उनके पास ऊर्जा की एक तीव्र भावना थी। इस पल वे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि राज के भीतर कुछ बदल रहा था। रक्त ऊर्जा का एक विशाल उछाल उसके चारों ओर इकट्ठा हो रहा था, जैसे कि अनंत जीवन शक्ति अंदर से फूट रही हो। धप धप राज ने महसूस किया कि उसका दिल जोरों से धड़क रहा है। एक रक्तपिपासु पागलपन उसके दिमाग पर छा गया। उसकी छाती में खुला घाव नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से भर रहा था और उसकी हड्डियां और मांसपेशियां एक ही समय में उत्परिवर्तित हो रही थीं। उसकी पहले से ही मजबूत त्वचा के नीचे उसकी मांसपेशियां जीवित प्राणियों की तरह मुड़ और ऐंठ रही थीं, अजीब तरह से भयंकर। हाँ, वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी रीढ़ हिंसक रूप से कांप रही थी। उसकी पीठ के साथ मांसपेशियां उसकी पसलियों के साथ लहरों में झटके दे रही थीं और उसके जोड़ कड़क और फट रहे थे। असीम दर्द ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह उसकी समझदारी को खा रहा हो। बाकी लोग घबराहट के साथ देख रहे थे, सहज रूप से पीछे हट रहे थे। इस पल राज की उपस्थिति अत्यधिक भयानक थी, जैसे उत्परिवर्तन की कगार पर एक जानवर। कई बचे हुए लोगों ने अंधेरे आक्रमण का अनुभव किया था और जानते थे कि भयंकर इकाइयों द्वारा बुरी तरह से घायल या मारे गए लोग अक्सर ज़ॉम्बी या राक्षसी प्राणियों में उत्परिवर्तित हो जाते थे, जो फिर अपने ही साथियों पर हमला करते थे। किसी ने भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। कई लोगों ने पहले ही अपनी बंदूकें उठा ली थीं, उन्हें राज पर निशाना बनाते हुए। ये देखकर राजिता घबरा गई और अपने भाई के सामने दौड़कर गई, परेशानी में आसपास के लोगों पर चिल्लाए। नहीं, वह मेरा भाई है, उसे गोली मत मारो। छोटी लड़की, रास्ते से हट जाओ, वह खतरनाक है। भीड़ में किसी ने चिल्लाया। हाँ, पीछे हटो अभी। राजिता की आवाज़ आंसुओं से रुंध गई थी। नहीं, वह एक अच्छा इंसान है, वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वह मेरा भाई है। राज अभी भी घुटनों के बल बैठा था, उसके हाथ दर्द में भींचे हुए थे। उसके चारों ओर रक्त ऊर्जा एक तूफान की तरह दहाड़ रही थी, लेकिन उसकी चेतना के गहरे भीतर उसने राजिता की आवाज़ सुनी। उसके दिमाग में स्पष्टता का एक टुकड़ा वापस आने लगा। राजिता, उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, अपने सामने छोटी आकृति को देखते हुए। आज से तुम दोनों भाई बहन मेरी ट्रेन में होंगे, हम एक साथ जीवित रहेंगे। राघव के शब्द उसके दिमाग में गूंज उठे। एक साथ जीवित रहेंगे, मैं मर नहीं सकता, मैं मर नहीं सकता। तीव्र क्रोध का एक उछाल अंदर से फूट पड़ा, तुरंत उसके चेतना को छाए हुए दर्द और निराशा को धो दिया। राज ने एक गहरी सांस ली, उसकी आंखें झट से बंद हो गईं। उस क्षण में उसके चारों ओर सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया। लोगों की नज़रें, चिंतित राजिता, चिंतित साथी और वे जानवर जो ऊंची दीवार पर हमला करने वाले थे। राज ने एक धीमी दहाड़ निकाली। सबके हक्के बक्के नज़रें के नीचे वह एक विस्फोटक शक्ति के साथ आगे बढ़ा। उसके पैरों के नीचे की जमीन टक्कर से चटक गई। उसने अपनी स्टील स्लेइंग ग्रेट स्वॉर्ड को पकड़ा। उसकी पूरी आकृति एक गहरे लाल रंग की धुंधली छवि में बदल गई, क्योंकि उसने खुद को एक मानव प्रक्षेप्य की तरह ऊंची दीवार की ओर लॉन्च किया। उस क्षण में दीवार के ऊपर से एक गहरा लाल कंकाल भयावह प्राणी उभरा, अपने शिकार को पकड़ने के लिए आग का एक झोंका छोड़ने की तैयारी कर रहा था। लेकिन जैसे ही वह गोलियों और गोलीबारी की बारिश से बाहर चढ़ा, एक रक्त लाल छाया पहले ही उसकी ओर तेजी से दौड़ रही थी। क्लांग, स्टील स्लेइंग ग्रेटस्वॉर्ड ने एक भेदी गुनगुनाहट छोड़ी। राज सीधे आगे बढ़ा, उसकी तलवार लाल गर्म चमक रही थी। एक ही क्षैतिज वार के साथ उसने प्राणी की खोपड़ी को साफ काट दिया, ऊंची दीवार के ऊपर धातु की बाड़ को मक्खन की तरह काट दिया। धमाका,
तभी उसके तेज वार से सदमे की लहर बाहर की ओर फूट पड़ी, जिससे आयरन गार्ड बटालियन के कई सैनिक लड़खड़ाकर पीछे हट गए। भाई, राजिता सदमे में चिल्लाए, इतनी रफ्तार! दिनेश की आंखें झपकीं। राज की ताकत के साथ अगर उसके पास इस तरह की रफ्तार है तो उसकी लड़ने की शक्ति भयानक है। हाँ, कोई शक नहीं, वह विकसित हो गया है, प्रोजेश ने उत्साह के साथ कहा। आसपास के लोग पूरी तरह से अवाक रह गए। उनमें से कई के लिए ये पहली बार था जब उन्होंने एक क्षमता उपयोगकर्ता का विकास देखा था और उसकी शुद्ध शक्ति और अजीबपन ने एक स्थायी छाप छोड़ी। और अब राज के तुरंत भयंकर इकाई को मारने के साथ सबने राहत की सांस ली, हालांकि कुछ बचे हुए डर के साथ छोड़ दिए गए थे। इतना शक्तिशाली क्षमता उपयोगकर्ता, अगर वह इसके बजाय एक राक्षस में पतित हो जाता, ए जोन बर्बाद हो जाता। हफ हफ, राज तेजी से सांस ले रहा था, उसकी स्टील स्लेइंग ग्रेट स्वॉर्ड उसकी पकड़ में अभी भी कांप रही थी। उसने नीचे अपने साथियों को देखा और उन्हें एक मूक संकेत दिया, फिर राजिता की ओर मुड़ा। राजिता, अपनी बंदूक लो, और राक्षस आ रहे हैं। ठीक है, राजिता ने अपने आंसू पोंछे और तेजी से सिर हिलाया। बिना झिझक के वह जमीन पर भागी, ग्रेनेड लॉन्चर पकड़े और उन्हें अपने बैकपैक में भरने लगी। ठीक है, मैं भी अंदर हूँ। प्रोजेश, लड़ने की भावना से भरा हुआ, तुरंत शामिल हो गया। दिनेश और रीमा ने एक दूसरे की ओर देखा और एक सांस छोड़ी, इससे पहले कि वे वापस लड़ाई में कूद पड़ें। पीसी सिस्टम ओवरराइड, यांत्रिक स्कैन पूरा हुआ। G3 भूमि आधारित विद्युत चुंबकीय रेलगन ब्लूप्रिंट प्राप्त। चुंबकीय प्रवाह संपीड़न उपकरण और यूनिपोलर जनरेटर में यांत्रिक विफलता का पता चला। मरम्मत शुरू करें। मरम्मत। अपने फायदेमंद नजरिए से राघव तनाव में आ गया जैसे ही उसने स्कैन पूरा किया। उसने करीब आते हुए विशाल आकाश प्राणी को देखा, उसकी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई। उसने अपने यांत्रिक हृदय को सक्रिय किया, इसे अपनी सीमाओं तक धकेल दिया। वो कहीं और, विद्युत चुंबकीय रेलगन पर अग्नि नियंत्रण राडार ने कुछ पर लॉक कर दिया। बुर्ज आधार तेजी से घूमने लगा, एक तेजी से करीब आते हुए हवाई प्राणी को निशाना बनाते हुए। भन भन, आंखें चौंधिया देने वाली नीली रोशनी फूट पड़ी, रात के आकाश को रोशन कर दिया। एक पंखों वाला राक्षस चीखा जैसे ही वह आगे झपटा, उसके भयंकर नुकीले दांत नंगे थे। किकी, राघव चिल्लाया। किकी पहले ही प्रतिक्रिया कर रही थी। उसकी आंखें चमकी जैसे ही वह आगे बढ़ी। आखिरकार उसने एक हाथ बाहर फेंका और उड़ने वाला राक्षस बीच हवा में एक अदृश्य दीवार से टकराया, उसका शरीर एक गरजते हुए धमाके के साथ अचानक रुक गया। उसी समय दोनों विद्युत चुंबकीय रेलगन ने अब स्थिर लक्ष्य पर लॉक कर दिया। धमाका, जुड़वां रेलगन विस्फोटों ने उसे बीच हवा में फाड़ दिया। अच्छा काम, राघव ने एक सांस ली। किकी तेजी से आगे बढ़ी, भयंकर रक्त क्रिस्टल के लिए अवशेषों की तलाश कर रही थी। छोटी पैसे की लालची, राघव बुदबुदाया, लेकिन तभी पूरा स्पेसपोर्ट अचानक अंधेरे में डूब गया। यह क्या बकवास है? राघव की आंखें सिकुड़ गईं। रोशनी सेकंडों बाद वापस चमकी, लेकिन कुछ स्पष्ट रूप से बहुत गलत था। और फिर तत्काल चीख आई। सभी वायु रक्षा प्रणालियों को फिर से प्रोग्राम किया गया है। वे अब एक विमान बेड़े की रक्षा कर रहे हैं, जो भीतरी बंदरगाह से भाग रहा है। अध्याय 152, संघीय कानून। सिंगूर सिटी संख्या 1 स्पेसपोर्ट विमान आंतरिक डॉक। एक बड़ा फेडरेशन ऑपरेशन एयरशिप भीतरी खाड़ी में खड़ा था, जिसके साथ कई छोटे विमान भी थे। एयरशिप के इंजन पहले से ही स्टैंड बाय मोड में निष्क्रिय थे, जबकि काले सूट में फेडरेशन जांच दल के कई सदस्य विशेष नागरिकों के एक समूह को जहाज पर एस्कॉर्ट कर रहे थे। निदेशक अनीता, हालात इतने बुरे हो चुके हैं, हम अभी तक उड़ान क्यों नहीं भर रहे हैं? काले और सफ़ेद बालों वाला एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, जिसका चेहरा ठंडा और भयंकर था, एक पहिए वाली कुर्सी पर बैठा था, जिसे एक अंगरक्षक आगे धकेल रहा था। विशाल विमान के वायुगतिकीय प्रवाह से शक्तिशाली अशांति ने सभी के कपड़ों के किनारों को कांपने पर मजबूर कर दिया। उसका चेहरा क्रोध से मुड़ा हुआ था क्योंकि उसने अनीता से सवाल किया, जो अपने मोबाइल टर्मिनल पर संदेश भेज रही थी। अनीता ने उस पर नज़र डाली। सेनेटर जो, कृपया तुरंत एयरशिप पर वापस जाएं। जब तक हवाई क्षेत्र के खतरों को निष्प्रभावी नहीं किया जाता, हम उड़ान का जोखिम नहीं ले सकते। बकवास। आयरन गार्ड बटालियन, सुरक्षा रेजिमेंट, और धिक्कार है, इस स्पेसपोर्ट में सभी वायु रक्षा प्रणालियां कहाँ हैं? फेडरेशन ने उन्हें बनाए रखने में एक भाग्य खर्च किया, तो वे हमारे लिए हवाई क्षेत्र को साफ क्यों नहीं कर रहे हैं? सेनेटर जो ने पागलों की तरह बकवास की। अयोग्य मूर्खों का एक झुंड। इस जहाज को हवा में ले जाओ, या तुम नौकरी से हाथ धो बैठोगे। अनीता ने एक घृणित ठहाका लगाया और शांति से जवाब दिया, आयरन गार्ड बटालियन ने हमें एस्कॉर्ट करने से इनकार कर दिया। लेकिन मैंने अपने फेडरेशन क्लियरेंस से स्पेसपोर्ट सिस्टम को ओवरराइड कर दिया है। वायु रक्षा हथियार हमारे लिए रास्ता साफ कर देंगे।
इसलिए मेरा सुझाव है कि आप यहाँ समय बर्बाद करना बंद करें। सेनेटर जो का चेहरा अंधेरा हो गया, उसकी नज़र शिफ्ट हुई। उसने दांत पीसे और अधैर्य से कहा, हम्फ, तो जल्दी करो, अगर तुमने मुझे और देर तक रोका तो तुम सभी यहाँ से दफा हो सकते हो। सभी उड़ान दस्तों, उड़ान के लिए तैयार हो जाओ। अनीता ने अपना मोबाइल डिवाइस अपने अधीनस्थ को सौंपा और कमांड जारी किया। जी मैम। क्लिक क्लिक क्लिक। तभी दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ खाड़ी के माध्यम से गूंज उठी। अनीता ने अपना सिर मोड़ा और रसिका को आपातकालीन प्रतिक्रिया दल के सदस्यों और आयरन गार्ड सैनिकों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए अपनी ओर आते देखा। उनमें से प्रत्येक क्रोध का भाव पहने हुए था। सुरक्षा रेजिमेंट। उसकी पुकार पर दर्जनों सशस्त्र सुरक्षा अधिकारी तुरंत आगे बढ़े, अपने हथियार उठाए। तुमने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? रसिका ने अपनी ओर तनी बंदूकों को नज़रअंदाज किया, क्रोध में आगे बढ़ी। यहाँ 10,000 से अधिक बचे हुए लोग हैं। क्या तुम समझते हो कि तुमने जो किया उसके परिणाम क्या हैं? अनीता थोड़ा पीछे हट गई, सुरक्षा अधिकारियों को अपना सामने रोकने दिया। अपना चश्मा ठीक करते हुए उसने ताने से कहा, संघीय कानून अनुच्छेद 332 के अनुसार सभी सशस्त्र बलों को सरकारी अधिकारियों के विमानों के लिए पूर्ण एस्कॉर्ट उपाय सुनिश्चित करने चाहिए। मैं बस प्रोटोकॉल का पालन कर रही हूँ। रसिका की आंखें क्रोध से जल उठीं। क्या तुम जानबूझकर संघीय कानून अनुच्छेद 1 को भूल गईं कि सभी नागरिकों का जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता बाकी सबसे पहले आती है? अनीता ठंडी हंसी हंसी, अपने पीछे विशाल एयरशिप की ओर इशारा करते हुए। क्या तुम जानती हो कि जहाज पर कौन है? बढ़ते हुए संघर्ष ने तुरंत प्लाजा में बचे हुए लोगों का ध्यान खींच लिया। फेडरेशन जांच दल को पहचानने पर भीड़ तेजी से उत्तेजित हो गई। जब उन्होंने बहस सुनी तो उनका क्रोध उबल पड़ा। क्या उन्होंने वायु रक्षा प्रणाली को अक्षम कर दिया, सिर्फ खुद को एस्कॉर्ट करने के लिए? यह क्या बकवास है? तुम हरामजादों, मैं तुम्हें मार डालूंगा, उन सब को मार डालो। गुस्से में बचे हुए लोग अपनी बंदूकें उठाने लगे, जिससे सुरक्षा रेजिमेंट के सदस्यों को अनीता और सेनेटर जो के चारों ओर एक कसकर दीवार बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे भीड़ को आगे बढ़ने से रोका जा सके। इस बीच सुमी, प्रीतम और बूढ़े दिग्विजय पहले से ही खून के धब्बों से ढके हुए थे। उनके हथियार अधिक इस्तेमाल और लड़ाई से झुलस गए थे। फिर भी अब उन्हें अपने ही लोगों द्वारा पीठ में छुरा घोंपा जा रहा था। क्रोधित न होना असंभव था। सेनेटर जो का चेहरा और भी गहरा हो गया। उसने चुपचाप अपने अंगरक्षक को संकेत दिया, पीछे हटने की तैयारी कर रहा था। गालियों के तूफान का सामना करते हुए अनीता ने झट से कहा, मैं तुम सभी को सलाह देती हूं कि अपनी सांस बर्बाद करना बंद करो। ये पूरा स्पेसपोर्ट फेडरेशन की संपत्ति है। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि ये हथियार और दीवारें तुम्हारे पैसे से बनाई गई थीं? वह निराशा से कांप गई, उसकी आवाज़ ऊंची हो गई। इस एयरशिप पर मौजूद लोग मानव सभ्यता की सबसे कीमती संपत्तियां हैं। उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देना हर किसी का कर्तव्य है। बैंग! रात में एक बंदूक की गोली फूट पड़ी, जिससे तनावपूर्ण गतिरोध अचानक रुक गया। हर किसी की आंखें सदमे में फैल गईं। अनीता, जो कुछ क्षण पहले गुस्से में चिल्ला रही थी, अब उसके माथे में एक पूरी तरह से गोल गोली का छेद था। उसकी भौहों के बीच से खून रिस रहा था। उसका भाव अविश्वास में जम गया था। फिर धड़ाम, वह पीछे की ओर गिर गई, निर्जीव। क्लिक क्लिक, भारी कदमों की आवाज़ शांत खाड़ी के माध्यम से गूंज उठी। भीड़ सहज रूप से बंध गई। एक आकृति के लिए रास्ता बनाते हुए आयरन गार्ड बटालियन कमांडर राणा उसके सहायकों से घिरे हुए। सेनेटर जो का चेहरा डर से मुड़ गया, क्योंकि उसने अनीता के शव को देखा, फिर राणा को। उसने दांत पीसे और गुर्राया, जनरल राणा, तुमने एक फेडरेशन अधिकारी पर गोली चलाने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम युद्ध की घोषणा कर रहे हो? बैंग! राणा ने बिना कुछ कहे अपनी हैंडगन उठाए और सेनेटर जो का सिर उड़ा दिया। हरामजादा! उसकी गोलियां सटीक थीं, सीधे माथे के माध्यम से, कोई झिझक नहीं। सेनेटर जो का अंगरक्षक जम गया, उसका चेहरा खून से सना हुआ था। उसने नीचे देखा, जो का शरीर अपनी पहिए वाली कुर्सी पर ढह गया था, मुंह खुला हुआ था, आंतें रिलीज हो गई थीं। वह मरने से भी परे मर चुका था। एयरशिप के अंदर चीखें फूट पड़ीं, क्योंकि यात्री गोलीबारी से घबरा गए थे। यहाँ तक कि बाहर के गुस्से में बचे हुए लोग भी सदमे में जम गए। ड्रैगन माउंटेन संख्या 1 पर डैनियल ने संतोष में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। इस बीच सिल्वर स्टार पर टैमनी और मिंटू ने असहज नजरें का आदान प्रदान किया। राणा सुरक्षा रेजिमेंट कैप्टन कौशिक की ओर बढ़ा, उसकी तेज आंखें सिकुड़ गईं। कौशिक, जब तुमने मेरे अधीन सेवा की तो क्या मैंने तुम्हें औरतों और बच्चों पर बंदूक तानना सिखाया था? कमांडर, मैं। कौशिक ने अपना सिर नीचा कर लिया, उसका भाव संघर्ष से भरा हुआ था।
उसके चारों ओर सुरक्षा रेजिमेंट के सैनिकों ने तुरंत अपने हथियार नीचे कर लिए। वे पहले स्थान पर नागरिकों पर निशाना नहीं साधना चाहते थे। राणा ने उसे नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ा। वह अनीता के शव के बगल में रुका, उसके भयभीत उप को नीचे देखते हुए। तुम्हारे पास उड़ान भरने के लिए 3 मिनट हैं। क्या? उप का चेहरा मृत्यु के समान पीला पड़ गया और अन्य फेडरेशन अधिकारी एयरशिप की ओर हाथापाई करने लगे। जाओ, जल्दी करो, हम जा रहे हैं। जहाज पर अश्विन और मम्पी अपने कंप्यूटर बैग को कसकर पकड़े हुए थे, चेहरे तनावपूर्ण थे। एयरशिप को आखिरकार उठते हुए देखकर उन्होंने राहत की सांस ली। हे भगवान, मैंने सोचा कि वे हमें गोली मारने वाले थे। उफ, कम से कम हम अब उड़ान भर रहे हैं। एयरशिप बेड़ा रात के आकाश में ऊपर चढ़ गया। खिड़की से अश्विन ने रेल प्लेटफॉर्म पर तैनात काली बख्तरबंद ट्रेन को देखा, उसकी आंखें झपकीं। निदेशक रिया, कितनी शर्म की बात है। राणा रसिका की ओर मुड़ा। क्या स्थिति है? बुरी। रसिका का चेहरा गंभीर था। हमने उनसे इस तरह की कोई चीज़ खींचने की कभी उम्मीद नहीं की थी। इसने पूरी तरह से हमारी योजनाओं को बाधित कर दिया। वैज्ञानिक माइक ने एक कड़वी आह भरी। यह एक से स्मूल फेडरेशन द्वारा अधिकृत था। हमारे एकमात्र विकल्प बातचीत या सिस्टम को फिर से लिखना है। स्पेसपोर्ट संकट में था। उनकी एकमात्र जीवन रेखा अब कट गई थी। हवा भारी हो गई। तभी अभी भी एक रास्ता है। भीड़ के पीछे से एक तेज आवाज गूंज उठी। सब मुड़ गए। राघव और किकी आगे दौड़कर आए, उनके चेहरे तत्काल आवश्यकता से भरे हुए थे। कैप्टन राघव। वैज्ञानिक माइक की आंखें चमक उठीं। रुको, क्या तुम सिस्टम को फिर से लिख सकते हो? नहीं, राघव ने सिर हिलाया। लेकिन मेरे पास एक योजना है। 2 घंटे में मैं सभी को उच्च ऊंचाई गलियारे तक पहुंचा सकता हूं। राघव की योजना क्या है और क्या वह इतने कम समय में 10,000 से अधिक बचे हुए लोगों को बचाने में सफल हो पाएगा?